हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका SBN ऑनलाइन क्लासेज में। मैं सुरेंद्र सिंह जाट। अपन डिस्कस कर रहे थे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में अपन ने पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट अपन पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में अपन जो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं और गैस हैं, उनमें तीनों में डिफरेंस वगैरह देखे। उसके बाद में सॉलिड के टाइप्स पढ़े। ठीक है। पार्ट 2 के अंदर अपन जो यूनिट सेल है उनके बारे में पढ़ा। इकाई कोशिका, क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, उनका घनत्व क्या होता है, उनका संकुलन क्षमता क्या होती है, उनकी जो भुजा की लंबाई और जो त्रिज्या उसमें क्या संबंध होता है, ये सारी चीज़ें देखी। उसके बाद में अपन पार्ट 3 में अपन देखने जा रहे हैं जो सॉलिड हैं या जो ठोस हैं उनमें कौन कौन सी त्रुटियाँ हो सकती हैं। ठीक है। तो डिफेक्ट्स इन सॉलिड, या फिर जो ठोस पदार्थ हैं उनमें दोष या फिर त्रुटि कौन सी हो सकती हैं। देखो, इनमें जो त्रुटि है उसका कारण होता है या तो उसको टेम्परेचर कम, उसको अधिक टेम्परेचर पे रख दे तब उसमें कोई त्रुटि हो सकती है। उसका कोई परमाणु क्रिस्टल छोड़ के बाहर जा सकता है, कोई परमाणु आ सकता है, कोई परमाणु जो है वो अपनी उच्च संयोजकता दर्शा सकता है, या फिर कोई परमाणु अपनी क्या संयोजकता को कम कर सकता है। इस प्रकार के इसमें जो त्रुटियाँ होती हैं, है ना। या फिर इसमें दबाव की वजह से भी दबाव अपना अगर उसके ऊपर लगा दें तो कोई जो परमाणु है वो क्रिस्टल से बाहर चला जाए या फिर उस क्रिस्टल के अंतराकाश में चला जाए। इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? त्रुटियाँ बोलते हैं। उसके बाद में जो ठोस है उसमें अपन ने जो त्रुटि है इसको अपन दो पार्टों में बांट सकते हैं। एक तो क्या होता है स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि, स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि। और दूसरा क्या होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि या इसको बोलते हैं असममितीकरणीय ठोस, और इसको सममितकरणीय ठोस। जो स्टाइकियोमेट्रिक होता है उसमें ये जो त्रुटि होती है इसका जो धनायन और ऋणायन का अनुपात है वो वही होगा जो उस यौगिक के सूत्र का होगा। या फिर जो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक जो त्रुटि है उसमें क्या होता है यौगिक का जो सूत्र होगा उसका अनुपात और धनायन और जो ऋणायन का जो अनुपात है वो अलग अलग होगा। ठीक है। तो धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वो यौगिक के सूत्र के समान ही हो तो उसको बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक। और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक जो धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है उसका अनुपात यौगिक के सूत्र के समान नहीं होगा, अलग होगा, उसको बोलते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। जो स्टाइकियोमेट्रिक दोष है उसको अपन दो महत्वपूर्ण प्रकारों में बांट सकते हैं। एक तो होता है फ्रेंकल दोष और दूसरा होता है शॉटकी दोष। इसका जो फ्रेंकल दोष होता है वो क्या होता है, ये ऐसे होते हैं 4 प्रकार के, पर इसमें 2 इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यही पूछा जाता है। फ्रेंकल दोष क्या होता है, शॉटकी दोष क्या होता है, या फिर इन दोनों में अधिकतर बार अंतर पूछा जाता है कि फ्रेंकल और जो शॉटकी दोष उसमें अंतर बताओ, 2 या 3 ऐसे, है ना। तो फ्रेंकल दोष क्या होता है और दूसरा शॉटकी दोष क्या होता है। फ्रेंकल दोष में मान लो कोई क्रिस्टलीय जालक है, अपन इसको प्लस माइनस से दर्शाते हैं। ये जो सममितीकरणीय जो फ्रेंकल और जो शॉटकी दोष हैं ये दोनों दोषों की खास बात होता है कि ये जो आयनिक ठोस हैं उनमें ही होगा, आयनिक ठोस होंगे उनमें होंगे शॉटकी और फ्रेंकल दोष। तो इसमें प्लस माइनस होंगे तो अपन ऐसे बना लिए इनको, ये धनायन और ऋणायन का क्या है, एक क्रिस्टल है। ठीक है, ऐसे ऋणायन आ जाएगा फिर
ये ऐसे बने हुए हैं ऐसे, इससे इधर और कुछ मिल सकता है ना। ये हुआ। अब देखो, अगर मान लो इसमें यह आयनिक ठोस है, उसका क्रिस्टलीय जालक है, उसमें अगर फ्रेंकल दोष होगा तो फ्रेंकल दोष में क्या होता है कि कोई भी धन आयन या कोई भी ऋण आयन, यानी कि कोई भी इसका जो आयन है वो यहाँ से हट करके, जहाँ पे स्थित है वहाँ से हट करके या जालक बिंदु से हट करके किसी भी अंतराकाश में आ जाता है। अंतराकाश मतलब ये जो बीच में रिक्त स्थान दिख रहे हैं वो क्या है, इसके अंतराकाश हैं, तो इन अंतराकाश में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मान लो धन आयन क्या आ गया, मान लो यहाँ पे कोई यौगिक था या आयन था A, और ये A प्लस का कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या बन गई, एक रिक्ति बन गई, और ये कहाँ पे आ गया, इस अंतराकाश के अंदर आ गया। ठीक है, या फिर कोई जो ऋण आयन है वो किस में आ गया, अंतराकाश में आ गया, तो उससे क्या बनता है, फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष में क्या होता है, कोई भी धन आयन या जो ऋण आयन है, जनरली धन आयन अपने जालक बिंदु से हट करके अंतराकाश में आ जाता है। अंतराकाश में आने से फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है। दूसरा, एक तो ये हो गया कि धन आयन कहाँ आ गया, अंतराकाश में, धन आयन अंतराकाश में चला गया। दूसरा, अभी यहाँ से चला गया इसमें, तो इसमें घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि न तो इसमें कोई द्रव्यमान कम हुआ न ज़्यादा हुआ, न आयतन कम हुआ न ज़्यादा हुआ, है ना। तो इसका जो आयतन है या जो घनत्व है वो क्या होगा, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, इसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। तीसरा, इसके अंदर कौन से यौगिकों में ये जो फ्रेंकल दोष है वो पाया जाएगा, तो जिनकी धन आयन और जो ऋण आयन है उनकी त्रिज्या में, धन आयन व जो ऋण आयन है उनकी त्रिज्या में जितना अंतर होगा, धन आयन व ऋण आयन की त्रिज्या में अधिक अंतर होगा, उसमें क्या होगा, अधिक अंतर, उन यौगिकों में ये पाया जाएगा। और इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, जैसे AgCl, AgBr, ZnS, AgI आदि। ठीक है, तो फ्रेंकल दोष में चारों चीज़ें वापस से देखो, जो धन आयन है वो जालक बिंदु से हट करके किस में आ जाएगा, अंतराकाश में आ जाएगा, उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसका द्रव्यमान बाहर नहीं गया, नहीं इसको अपने कंप्रेस करके या फिर इसको गर्म करके कोई आयतन कम ज़्यादा किया है, तो घनत्व जो अपरिवर्तित क्यों रहा, क्योंकि इसमें न तो द्रव्यमान में परिवर्तन हुआ है न ही आयतन में परिवर्तन हुआ है। फिर उसका जो धन आयन और ऋण आयन है उसकी त्रिज्या में क्या है, अधिक अंतर है, उस उन्हीं यौगिकों के अंदर पाया जाएगा, जैसे AgCl, AgBr, ZnS और AgI, इनमें कौन सा पाया जाएगा, फ्रेंकल दोष पाया जाएगा। फिर उसके बाद में इसको वापस इसी में मैं आपको वापस से बता देता हूँ, ये फ्रेंकल दोष का एग्जाम्पल हो गया। इसको वापस से देखो, सोट की दोष। सोट की दोष में क्या होता है, सोट की दोष के अंदर कोई समान संख्या में कोई भी धन आयन और ऋण आयन, लेकिन उनकी संख्या समान होनी चाहिए, वो उस क्रिस्टल जालक को छोड़ करके उस क्रिस्टल जालक से बाहर ही चले जाते हैं। ठीक है, जितने धन आयन जाएंगे ना उतने ऋण आयन, जैसे मान लो अपने यहाँ से एक धन आयन और एक ऋण आयन ये गायब कर दिया, ये इस पूरे क्रिस्टल जालक को छोड़ करके चले गए। जबकि फ्रेंकल दोष में क्या हुआ था, धन आयन केवल अंतराकाश में गया था, और इसमें धन आयन और ऋण आयन, जरूरी नहीं कि पास पास वाले, मान लो धन आयन ये गया तो ऋण आयन ये जा सकता है, ये जा सकता है ना, ये जा सकता है, कोई सा भी एक धन आयन और एक ऋण आयन, है ना, और दो धन आयन तो फिर दो ऋण आयन, पांच धन आयन तो मतलब समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन, बराबर बराबर की संख्या में धन आयन और ऋण आयन उस क्रिस्टल जालक को छोड़ करके बाहर चले जाएंगे। तो इसमें पहले तो क्या हुआ, धन आयन और ऋण आयन, धन आयन व ऋण आयन समान संख्या में
संख्या में क्रिस्टल से बाहर चले जाएंगे, क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाएंगे। ठीक है। दूसरा, अगर इसका द्रव्यमान गया, क्योंकि धनायन भी गया ऋणायन भी गया, तो द्रव्यमान चला गया, तो इसका जो घनत्व है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा, धनायन और जो ऋणायन है, धनायन व ऋणायन है की त्रिज्या में कम अंतर होना चाहिए, में कम अंतर वाले यौगिक में ये दोष पाया जाता है, शॉर्ट की दोष। मतलब जिनमें कम अंतर होगा ना, धनायन और ऋणायन की जो त्रिज्या है उसमें जिनमें कम अंतर होगा उसमें ये चीज़ पाई जाएगी। ठीक है। अब इसके जो एग्जाम्पल है वो जैसे NaCl है, KCl है, CsCl है ना, AgBr है। ये दो चीज़ें आ जाएंगी। AgBr इसमें भी लिखा है और इसमें भी। तो AgBr ऐसा यौगिक है जिसमें शॉर्ट की और फ्रेंकल दोनों दोष पाए जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, शॉर्ट की और फ्रेंकल दोष किस प्रकार के दोष हैं, तो स्टाइक्योमेट्रिक दोष है। स्टाइक्योमेट्रिक दोष कौन से होते हैं, तो ऐसे दोष जिसमें धनायन और ऋणायन की जो धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वो वही रहेगा जो यौगिक के सूत्र में रहता है। तो ये बात सही हो रही है क्या, फ्रेंकल दोष में वही रहता है, क्योंकि एक केवल धनायन वहाँ से चला जाएगा, तो धनायन केवल वहाँ से अंतराकाश में जाएगा, यहाँ से छोड़ करके बाहर नहीं जाएगा, तो अनुपात वही रहेगा, है ना। तो धनायन और अंतराकाश में चला जाएगा तब फ्रेंकल दोष। और अगर धनायन और ऋणायन समान संख्या में जाएंगे तो तब भी अनुपात वही रहेगा, तो स्टाइक्योमेट्रिक ही रहने वाले हैं, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक नहीं होंगे, है ना। तो धनायन और जो ऋणायन है उनको समान संख्या में क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। क्रिस्टल्स को धनायन और ऋणायन दोनों समान संख्या में छोड़ करके चले जाएंगे, तब ये कौन सा दोष होगा, शॉर्ट की दोष होगा। ठीक है। अब इसका द्रव्यमान गया तो घनत्व कम होगा, जबकि इसमें धनायन वहीं पर ही था तो घनत्व अपरिवर्तित होगा। दूसरा, इसमें धनायन और ऋणायन की जो त्रिज्या उसमें अंतर अधिक होता है, उन यौगिकों में तो कौन सा फ्रेंकल, और जिनमें अंतर कम होता है उसमें कौन सा पाया जाता है, शॉर्ट की दोष पाया जाता है। तो चार अंतर पूछे तो चार अंतर आपके सामने, चारों अंतर बताओगे। ऐसे पूछे भाई शॉर्ट की दोष किस प्रकार की श्रेणी में आता है, सममितकरणीय ठोस के जो स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि है उसमें आता है। उसके बाद में ऐसे पूछे भाई कोई छोटा क्वेश्चन बना के कितने भी पूछा जा सकते हैं, भाई धनायन और ऋणायन की जो त्रिज्या उसमें कम अंतर, उसमें कौन सी दोष पाया जाएगा, शॉर्ट की दोष पाया जाएगा, ऐसे पूछ लेगा, है ना। या फिर ऐसे एक यौगिक का नाम बताओ या उस ठोस का नाम बताओ जिसमें फ्रेंकल और शॉर्ट की दोनों दोष पाए जाते हो, तो इसका यौगिक इसका क्या आएगा, AgBr ऐसा ठोस है जिसमें शॉर्ट की दोष भी पाया जाता है और कौन सा दोष भी पाया जाता है, ये फ्रेंकल दोष भी पाया जाता है। तो ये फ्रेंकल और शॉर्ट की दोष सममितीकरणीय जो ठोस है उसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट शॉर्ट की और फ्रेंकल ये हो गए। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कौन सा, असममितकरणीय ठोस या फिर नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि क्या होती है। तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि कौन सी होगी, जब धनायन और जो ऋणायन है, जो धनायन और जो ऋणायन है उसका जो अनुपात होगा वो अनुपात यौगिक के सूत्र के अनुपात के बराबर नहीं होगा, अंतर पाया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, असममितकरणीय या नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। नॉन स्टाइक्यो जो मैट्रिक होते हैं इसमें अब दो प्रकार से होते हैं, एक तो धातु आधिक्य त्रुटि और एक धातु न्यूनता त्रुटि। पहला तो कौन सा, ये अपन पढ़ रहे हैं अभी, असममितकरणीय, असममितकरणीय त्रुटि। इसमें दो पार्ट, फर्स्ट कौन सा, धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष, और दूसरा धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष या त्रुटि, धातु न्यूनता दोष या त्रुटि। अब जो धातु आधिक्य दोष है उसमें क्या है, धातु अधिक मात्रा में होनी चाहिए, तो इसमें भी अब फिर दो पार्ट हैं। पहला है इसमें कौन सा, धातु आधिक्य दोष में ऋणायन की कमी, ऋणायन की कमी से धातु आधिक्य दोष, ऋणायन की कमी से धातु आधिक्य
दोष, और दूसरा धनायन की अधिकता से, धनायन की अधिकता से धातु आधिक्य दोष। देखो इसमें सिंपल सी बात है, धातु आधिक्य दोष मतलब धातु की अधिकता होनी चाहिए। अगर धातु की अधिकता हो गई तो मतलब धनायन की अधिकता होगी, क्योंकि धातुएं क्या होती हैं, धनायन बनाती है, और ऋणायन कौन बनाते हैं, अधातुएं बनाती हैं। तो इसमें ऋणायन की अगर कमी होगी, है ना, तो मतलब अधातु की कमी होगी तो धनायन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। धनायन ज़्यादा हो जाएगा तो असमितकरणीय त्रुटि होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है कि भाई धातु और जो अधातु है उन दोनों का अनुपात, या फिर जो धनायन और जो ऋणायन है उन दोनों का जो अनुपात है वो क्या नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए जो धातु जो यौगिक का सूत्र है उसके अनुपात के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर उसके अनुपात के बराबर नहीं होगा तो या तो धातु की अधिकता होगी या फिर धातु की न्यूनता होगी। तो धातु की अधिकता को अपने ऋणायन की कमी से धातु आधिक्य, तो ऋणायन की कमी से देखो, मान लो अपन ने एक क्रिस्टल जालक बनाया, ये क्रिस्टल जालक है, ठीक है। इस क्रिस्टल जालक के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, ऋणायन की कमी करेंगे, ऋणायन की कमी। और ऋणायन की कमी से क्या हो जाएगा, क्योंकि ऋणायन की कमी होगी तो धातु की क्या हो जाएगी, अपने आप ही अधिकता हो जाएगी। तो ऋणायन की कमी से धातु की अधिकता वाला देखो पहले तो, ठीक है। अपन 3 लेयर बना लेते हैं इसकी, ये इसका अंतराकाश हो गया। अब ऋणायन की कमी से धातु आधिक्य दोष। अगर कोई भी ऋणायन है, कोई भी ऋणायन है, मान लो ये ऋणायन है या ये ऋणायन है या फिर ये या फिर ये, तो कोई भी इनमें से जो ऋणायन है, अपन ने ये वाला ऋणायन मान लिया, ये ऋणायन ये मतलब अधातु है, ये यहाँ से चली गई और यहाँ पे अब जो आवेश है उसके संतुलन के लिए क्या कर गई, इलेक्ट्रॉन को छोड़ गई, और जो अधातु थी केवल अधातु वो चली गई, क्योंकि आयनिक ठोस में पाई जाएगी। तो आयनिक ठोस में धातु और अधातु दोनों होंगे तो उससे आयनिक यौगिक बनेंगे, एक धनायन होगा एक ऋणायन होगा, है ना। तो ऋणायन खुद उदासीन होकर के चला गया, इलेक्ट्रॉन को वहीं पे छोड़ गया, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ गया। इस प्रकार की जो दोष होता है ऋणायन की कमी से धातु आधिक्य, ऋणायन की कमी से मतलब इस प्रकार के दोष में जो भी ऋणायन है या जो भी अधातु है वो क्या होगी, क्रिस्टल जालक को छोड़ करके वहाँ से चली जाएगी और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ करके चली जाएगी। ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जाता है उसको बोलते हैं एफ केंद्र, एफ केंद्र, एफ केंद्र। इन एफ केंद्रों की या इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज़्यादा होती है, ये जो दोष ठोस हैं उनमें रंग की तीव्रता उतनी ही अधिक होती है। ये क्योंकि इसको जब थोड़ी सी एनर्जी मिलती है तो उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, फिर वो वहाँ से एनर्जी लॉस्ट करके या फिर उसको खो करके वापस जब नीचे आता है तो ऊर्जा उत्सर्जन करता है, तो उससे स्पेक्ट्रम बढ़ता है, अपने को कलरफुल दिखाई देता है। तो ये जो एफ केंद्र बनता है ना, ये एफ केंद्र बनने का यही कारण है, इलेक्ट्रॉन। तो इन इलेक्ट्रॉनों को तो एफ केंद्र कहते हैं। और जो रंग की तीव्रता है, अब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी तीव्रता, जैसे मान लो पीला कलर आ रहा है तो पीलेपन की फिर तीव्रता बढ़ती जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जो धनायन है उसकी आधिक्य से धनायन की अधिकता से धातु आधिक्य दोष में क्या होता है, जैसे मान लो यही है, वापस से ये क्रिस्टल है अपने पास में पूरा, इस क्रिस्टल में यहाँ पे ऋणायन था। अब इस क्रिस्टल के अंतराकाश में कहीं से एक धातु आ गया बाहर से, और इस अंतराकाश में आकर के क्या हो गया, बैठ गया। इससे क्या होगी, धातु की अधिकता होगी। तो ये दूसरा हो गया धनायन की अधिकता से धातु आधिक्य दोष। ये सिंपल है, ऋणायन की कमी से मतलब एक ऋणायन चला जाएगा, वहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन को एफ केंद्र बोलते हैं। और ये जो एफ केंद्र है, उस एफ केंद्र की वजह से यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है उसकी वजह से रंग की तीव्रता बढ़ती है। यह जो धनायन की अधिकता है, तो एक धनायन जो है वो कहीं बाहर से किसी दूसरे क्रिस्टल से इस क्रिस्टल जालक के अंतराकाश में आ जाता है, और इस क्रिस्टल के अंतराकाश में ये धनायन आ गया, उसकी वजह से इसमें क्या होगी, धातु की अधिकता होगी। दूसरी धातु की जो न्यूनता है उसके भी दो दोष, उसके भी दो हैं। एक तो कौन सा होगा, एक तो ऋणायन की अधिकता से, ऋणायन की अधिकता से धातु न्यूनता दोष,
और दूसरा धनायन की कमी से, धनायन की कमी से धातु न्यूनता दोष। ऋणायन की अधिकता से, जैसे मान लो ये अपने पास में कोई क्रिस्टलीय जालक है, इस क्रिस्टलीय जालक में किसी दूसरे क्रिस्टल जालक से या बाहर से एक ऋणायन और अधिकता में आ गया, ठीक है, और इस ऋणायन के आ जाने से क्या हो जाता है, ये जो धातु है, ये जो पूरा क्रिस्टल है उसमें क्या हो जाएगी, धातु की कमी हो जाएगी, तो धातु की कमी वाला दोष हो गया। और धातु की कमी से मतलब यहाँ से कोई भी धातु है वो चला गया बाहर, यहाँ से कोई भी धातु परमाणु बाहर चला गया, और बाहर चला गया तो इसमें जो आवेश है उसको संतुलन करने के लिए, मान लो यहाँ पे Na+ थे सारे, तो यहाँ पे एक जो मान लो आयरन था, आयरन +2 थे, प्लस वाले सारे होगी, तो जो दूसरा धनायन है वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था है ना उसको बढ़ा लेता है ना, या फिर जो अपने ऊपर जो आवेश है उसको और ज़्यादा बढ़ा लेता है। जैसे एक धातु गया तो एक पॉजिटिव आवेश की कमी होगी, अब इसको पूरा करने के लिए क्या करेगा, जो दूसरी धातु है वो अपने आवेश को बढ़ा लेगी, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में चली जाएगी वो, ठीक है। तो ये दो प्रकार है, धातु की न्यूनता और धातु की अधिकता। धातु की अधिकता में ऋणायन की कमी से मतलब ऋणायन बाहर चला जाएगा, और धनायन की अधिकता से मतलब कोई धनायन आ जाएगा, ठीक है, ऋणायन बाहर जाएगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, उसको एप केंद्र बोलेंगे, एप केंद्रों की संख्या बढ़ने से उसका क्या होगी, रंग की तीव्रता बढ़ जाएगी। धातु की न्यूनता, धातु की न्यूनता में क्या होता है, ऋणायन की अधिकता हो जाएगी, धातु की न्यूनता में ऋणायन की अधिकता से धातु न्यूनता दोष। तो कोई भी ऋणायन अगर यहाँ से बाहर से आ जाएगा, तो बाहर से कोई भी ऋणायन आएगा तो उसमें क्या आ जाएंगे, धातु की कमी हो जाएगी और ऋणायन अधिक हो जाएंगे, मतलब अधातु की अधिकता हो जाएगी। और दूसरी धनायन की कमी, तो वो कोई भी धनायन अगर जाएगा तो उसमें आवेश संतुलन के लिए क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीकरण अवस्था जो उस क्रिस्टल जालक में बचे हुए परमाणु हैं वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा लेता है, ठीक है। तो ये दो प्रकार के दोष थे। अब अपने दो प्रकार के दोषों में क्या क्या पढ़ा है वापस से बता देता हूँ मैं। सबसे पहले अपने पढ़ा कि दोष दो प्रकार के हुए, एक तो सम्मित करणीय और एक असम्मित करणीय। सम्मित करणीय में अपन ने क्या देखा था, एक तो देखा था अपन ने क्या, ये शॉर्ट की और फ्रेंकल दोष। तो शॉर्ट की दोष में तो क्या, धनायन और ऋणायन बराबर संख्या में बाहर चले गए थे, और फ्रेंकल दोष में क्या, कोई भी जो धनायन है वो उस जालक बिंदु से क्या आ गया, अंतराकाश में आ गया था, ठीक है। और उनमें दोनों में अपन ने 4 अंतर देख लिए थे, ठीक है। तो उसमें जो धनायन और ऋणायन की त्रिज्या में अधिकता था वो फ्रेंकल, और जिनमें अंतर कम था त्रिज्या में वो कौन सा हो गया, शॉर्ट की दोष हो गया था, ठीक है। AgBr ऐसा ठोस है जिसके अंदर शॉर्ट की और फ्रेंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। और फिर जो असम्मितकरणीय ठोस है, असम्मितकरणीय में क्या होता है, जो धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या जो है उनका जो, या धनायन की संख्या और जो ऋणायन की संख्या है उसका जो अनुपात है वो यौगिक के सूत्र के अनुपात के बराबर नहीं होता है। तो धातु आधिक्य, इसमें फिर दो प्रकार के दोष, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य में ये 2 और धातु न्यूनता में भी ये 2। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एक तो शॉर्ट की दोष और एक फ्रेंकल दोष। हमेशा क्वेश्चन उनमें से आता है, या फिर एप सेंटर किसे कहते हैं और रंग की तीव्रता कैसे बढ़ती है, इस प्रकार के क्वेश्चन इनमें से आते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक और कुचालक ठोस। बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक और कुचालक, अर्धचालक। बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक व कुचालक। चालक, अर्धचालक और कुचालक। सबसे पहले तो चालक, अर्धचालक, कुचालक वो तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो ये बैंड सिद्धांत क्या है। बैंड सिद्धांत क्या होता है, कोई भी परमाणु है उसके नाभिक में धनायन और ऋणायन होंगे, वो धनायन और उदासीन परमाणु मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, और उसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन में प्रथम कोष, द्वितीय कोष, तृतीय कोष, और सबके लास्ट में क्या होता है, बाह्यतम कोष। जो बाह्यतम कोष है उसको क्या बोलते हैं, संयोजी कोष। संयोजी कोष।
ठीक है। इसके जो बाहर होगा संयोजी कोष के बाहर, उसको बोलते हैं चालक कोष। जब अपन एक परमाणु की बात करते हैं तब ये जो बाह्यतम कोष है, जो संयोजी कोष है, और जो चालक कोष बोलते हैं एक। अब अपन अगर एक परमाणु कभी अपन ले नहीं सकते भाई, किसी भी अध्ययन करेंगे किसी चीज़ का तो अपने एक परमाणु ले लिया, क्योंकि एक परमाणु कितना है 10⁻⁻15 मीटर का। अब इतना छोटा आकार हो गया है ना, तो एक परमाणु लेंगे नहीं। जब भी अपन लेते हैं तब एक मोल परमाणु लेते हैं कम से कम, क्योंकि जैसे सोडियम है, सोडियम का जो भार है वो कितना है 23 ग्राम। अब 23 ग्राम एक परमाणु का नहीं है, एक मोल सोडियम परमाणु का, मतलब 6 × 10⁻23 जो परमाणुओं की संख्या है उसका भार कितना है 23 ग्राम है। तो एक परमाणु का तो बहुत कम हो जाएगा ना, उसमें 23 ग्राम, 23 में 6 × 10⁻23 का भाग दो तो ऊपर जाके 10⁻- कितनी हो जाएगी -23 हो जाएगी। कितनी कम मात्रा हो जाएगी वो। तो वो एक मोल परमाणु लेंगे। जब भी मतलब एक मोल परमाणु कम से कम संख्या हुई तो एक मोल परमाणु लेंगे, तो ये जो कोष है संयोजी कोष वो क्या हो जाएगा, इस एक मोल परमाणु की वजह से बैंड बन जाएगा, ऐसे संयोजी बैंड बन जाएगा। और जो चालक कोष है वो क्या बन जाएगा, चालक बैंड बन जाएगा। बैंड कुछ ही नहीं है, जैसे मान लो ये एक परमाणु था, इसके ये संयोजी कोष हुआ, मान लो ये कौन सा है, संयोजी कोष है, बाह्यतम कोष। अब दूसरा ही ऐसे ही परमाणु होगा, इसका क्या होगा, ये संयोजी कोष हो जाएगा। अब जो तीसरा है वो परमाणु है और इसका ये संयोजी कोष हो जाएगा, है ना। चौथा मान लो ये है और इसका ऐसे ये संयोजी कोष हो जाएगा। पांचवा मान लो यहाँ पे कोई परमाणु है और उसका संयोजी कोष कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मान लो एक परमाणु यहाँ पे और इसका ये संयोजी कोष हो जाएगा। तो ये जो लास्ट का संयोजी कोष है वो एक लाइन ना दिख करके अपने को एक साथ, अगर एक मोल परमाणु है तो एक मोल परमाणु को ऐसे खूब सार की, मतलब 6 × 10⁻23 लाइनें दिखाई देंगी, तो वो एक बैंड बन जाएगा। ठीक है, एक अकेली लाइन ना हो करके, एक रेखा ना हो करके क्या बन जाएगा, एक क्षेत्र बन जाएगा, एक बैंड बन जाएगा। ठीक है, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं कौन सा, बैंड सिद्धांत। अब इस बैंड का मतलब समझ के, बैंड सिद्धांत अपने इसका नाम क्यों लिया, बैंड सिद्धांत अपने नाम इसका इसलिए लिया है कि भाई एक परमाणु का अध्ययन ना करके कम से कम भी अपन करें तो एक मोल का परमाणु का अध्ययन करेंगे, तो वो एक अकेला कोष ना हो करके एक बैंड हो जाता है, एक क्षेत्र हो जाता है वो। तो वो क्या हो गया, संयोजी बैंड और चालक बैंड। उसके बाद में इसके आधार पर अपन इस यौगिकों को कितने भागों में बांटा अपन ने, एक तो चालक में, एक अर्धचालक में और एक कुचालकों में। देखो चालक कौन से होते हैं, अब जैसे ये परमाणु है उसमें सबसे अंतिम कोष संयोजी कोष हुआ या संयोजी बैंड हुआ, और सबसे बाहर कौन सा हुआ, चालक बैंड हुआ। जो संयोजी बैंड है उसको अपन चालक में कैसे दर्शा लेंगे, मान लो ऐसे, ये चालक में, नीचे अपन ने कौन सा दर्शाया, ये है संयोजी बैंड, और यहाँ पे चालक बैंड, चालक बैंड। अब ये जो चालक पदार्थों में अपन अध्ययन करेंगे तो संयोजी बैंड और जो चालक बैंड है वो एक दूसरे को अतिव्यापित किए हुए रहते हैं, अतिव्यापित किए हुए रहते हैं, अतिव्यापित किए हुए रहते हैं। मतलब जो संयोजी बैंड है वो चालक बैंड से ढका हुआ है, चालक बैंड है वो संयोजी बैंड से ढका हुआ है। तो जो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, चालक बैंड में भी है। और जो चालक बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी वजह से किसी भी पदार्थ की चालकता होती है, वो विद्युत धारा का प्रवाह करेगा कि नहीं करेगा, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि भाई इसके चालक बैंड में इलेक्ट्रॉन हैं या नहीं है। तो संयोजी बैंड और चालक बैंड दोनों एक दूसरे को ऐसे अतिव्यापित कर रखे हैं, मान लो ऐसे, तो ये संयोजी बैंड है, ये चालक बैंड है, दोनों ने एक दूसरे का ऐसे अतिव्यापन कर रखा है। तो जो इस संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो इस चालक बैंड में भी इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों एक दूसरे का अतिव्यापन कर रखे हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा बाह्यतम कोष या संयोजी कोष में ही होंगे, तो इसमें तो दोनों ने अतिव्यापन कर रखा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, दोनों में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, चालक। अब जो कुचालक होते हैं, कुचालक होंगे, कुचालकों में मान लो ये कौन सा है, चालक बैंड, चालक बैंड, और ये कौन सा हो गया, संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। ठीक है, अब जो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो चालक बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अपन
इसको गर्म करें तब भी इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, कुचालक हो जाएंगे। तो कुचालक पदार्थों में संयोजी बैंड में तो इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इसके बीच में जो अंतर है ना, इस अंतर को बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। इसको बोलते हैं क्या, वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको वर्जित ऊर्जा अंतराल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो अर्धचालक है, इसमें क्या होता है, ये हुआ मान लो इसका भी कौन सा, चालक बैंड, और यह हुआ इसका कौन सा, संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। तो इसमें क्या होगा, और ये इसका वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल, ये एक तरह से इसका बीच का गैप हो गया। तो देखो अब वापस से, चालक जो पदार्थ हैं उनमें चालक बैंड और जो संयोजी बैंड है उसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं है। तो जो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो चालक बैंड में भी इलेक्ट्रॉन है, तो विद्युतधारा का चालन कर देते हैं। जो कुचालक है उसमें क्या होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है, संयोजी बैंड और जो चालक बैंड है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, और इस वर्जित ऊर्जा अंतराल के बीच में इलेक्ट्रॉन इस संयोजी बैंड से पार करके चालक बैंड में नहीं जा पाते। यहाँ तक कि अगर अपन इसको कितना भी गर्म कर ले, कितना भी ऊष्मा दे दें, तब भी इलेक्ट्रॉन इस संयोजी बैंड से चालक बैंड में नहीं जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, विद्युतधारा का कुचालक होता है। लेकिन ये जो अर्धचालक पदार्थ है, अर्धचालक पदार्थों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालक बैंड में जा सकते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो इस वर्जित ऊर्जा अंतराल, मतलब कुचालकों का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है उसकी तुलना में अर्धचालकों में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो बहुत कम होता है। तो नॉर्मली जब टेम्परेचर कम होता है या 0 केल्विन होता है, सामान्य ताप होता है, तो 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, या कम तापमान पे संयोजी बैंड से वर्जित ये जो चालक बैंड है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते हैं। लेकिन जैसे ही अपन यहाँ इसको ऊष्मा देते हैं, हीट देते हैं, तो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे, चालक बैंड में चले जाएंगे, और ये विद्युतधारा का चालन करने लग जाएगा। तो जब कम तापमान है तब तो कैसा था, कुचालक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिना तापमान के इसमें या बिना ऊर्जा दिए इससे संयोजी बैंड से चालक बैंड में नहीं जा पाते हैं। और जब ऊर्जा देते हैं तो संयोजी बैंड से किस में चले जाते हैं, चालक बैंड में चले जाते हैं। तो चालक बैंड में जाने की वजह से ये क्या हो जाता है, अर्धचालक, मतलब चालन का कार्य करने लग जाता है। ये अर्धचालक है। अर्धचालक का मतलब कम तापमान पे तो कुचालक, और अधिक तापमान पे क्या हो जाएगा, चालक। तापमान का मतलब अगर अपन उसको ऊष्मा देंगे, उसको अपन ऊर्जा देंगे, तब तो वो कैसा व्यवहार करेगा, चालक का। अगर अपन उसको ऊर्जा नहीं देंगे तब वो कैसे व्यवहार करेगा, कुचालक का। इसलिए अपन ने इसको क्या नाम दिया, अर्धचालक। मतलब ऊष्मा देने पर तो चालकों के समान, और ऊष्मा नहीं देने पर कौन सा, कुचालकों के समान व्यवहार करेगा। तो ये अर्धचालक हो गए 2 प्रकार के। अर्धचालक मतलब चालकों के जैसे भी व्यवहार किए और कुचालकों के जैसे व्यवहार किए। अब इसको जो अर्धचालक है उसको अपन 2 पार्टों में बांट करके पढ़ सकते हैं। एक तो N प्रकार के अर्धचालक और एक P प्रकार के अर्धचालक। ये जो N प्रकार के अर्धचालक और जो P प्रकार के अर्धचालक, इनका नाम दिया गया है वो इसमें अशुद्धि मिलाने के आधार पर दिया गया है, या फिर अपमिश्रण के आधार पर जो अर्धचालक है उसको 2 पार्टों में बांट लिया। एक तो N प्रकार के और एक P प्रकार के अर्धचालक। अर्ध जो चालक हैं उसको अपन ने 2 पार्टों में बांट लिया। एक तो कौन सा, N प्रकार के अर्धचालक, और दूसरा P प्रकार के अर्धचालक। और ये जो डिवाइडेशन अपने ये जो इसको 2 बांटों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है, वो अपन ने बांटा है किसके आधार पर, अपमिश्रण के आधार पर, या फिर इसमें अशुद्धि के आधार पर, अशुद्धि के आधार पर, अशुद्धि के आधार पर या फिर अपमिश्रण के आधार पर अपने इसको 2 पार्टों में बांटा। अर्धचालक को N प्रकार के अर्धचालक और P प्रकार के अर्धचालक। अशुद्धि के आधार पर मतलब अगर अपन कोई भी अर्धचालक है, अच्छा अर्धचालक में कौन से होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सबसे ज़्यादा जो अर्धचालक है, शुद्ध अर्धचालक, वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम आवर्त सारणी में कौन से में आते हैं, चौथे
वैसे मतलब 14वें वर्ग में आते हैं कार्बन, उसके नीचे सिलिकॉन, फिर उसके नीचे जर्मेनियम, फिर गैलियम, ऐसे है ना, जर्मेनियम ऐसे। तो इसमें सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध अर्धचालक है। अब इसमें अगर अपन इस सिलिकॉन और जर्मेनियम में तो अगर अपन मिला दे पंच संयोजी अशुद्धि, पंच संयोजी अशुद्धि, तब इसका नाम क्या होता है, एन प्रकार के अर्धचालक। और अगर अपन इस सिलिकॉन और जर्मेनियम में मिला दे कौन सी, त्रिसंयोजी अशुद्धि, त्रिसंयोजी अशुद्धि, तब इसका नाम क्या होता है, पी प्रकार का अर्धचालक। तो पी प्रकार का अर्धचालक कब होगा, जब इसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे और पंच संयोजी अशुद्धि मिलाएंगे, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, एन प्रकार के अर्धचालक। तो पंच संयोजी अशुद्धि में कौन सी आएंगी, नाइट्रोजन फैमिली का, जैसे फास्फोरस या आर्सेनिक की अशुद्धि अगर अपन मिलाएंगे तब इसका नाम क्या होगा, एन प्रकार के अर्धचालक। अब देखो सिलिकॉन या जर्मेनियम, अपन सिलिकॉन का ले लेते हैं क्रिस्टल, ये अपने पास में एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है। सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है, 4, ठीक है, कार्बन फैमिली की सबकी 4 ही संयोजकता होगी, तो ये 4 संयोजकता हुई। तो अपन से पहले सिलिकॉन का एक क्रिस्टल बना लिया, इस क्रिस्टल का अपन क्या करेंगे, इसमें एक अशुद्धि मिलाएंगे, किसकी, पंच संयोजी अशुद्धि मिलाएंगे एक बार, और एन प्रकार का अर्धचालक बनाएंगे, और एक बार अपन क्या करेंगे, इसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे और इसको क्या बना लेंगे अपन, इसको पी प्रकार का अर्धचालक बना करके पढ़ेंगे कि कैसे क्या क्या परिवर्तन इसमें आते हैं, और इसमें जो अशुद्धि है वो मिलाने का कारण क्या है, क्यों मिलाई जाती है। तो वैसे तो इसकी चालकता बढ़ाने के लिए मिलाई जाती है, पर अपन देखेंगे कि अशुद्धि मिलाने से इसकी चालकता क्यों बढ़ जाती है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें एक अशुद्धि मिलाएंगे, ये अपने पास में शुद्ध सिलिकॉन का क्रिस्टल था, इस शुद्ध सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है उसमें अपन ने क्या किया, आर्सेनिक या फास्फोरस की अशुद्धि मिलाई, ठीक है। तो इससे मान लो इस सिलिकॉन जालक की जगह क्या आ गया, यहाँ पे फास्फोरस आ गया। अब सिलिकॉन की संयोजकता कितनी थी, 4, तो चारों तरफ 4 से बंधा हुआ था, जैसे ये एक यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, चारों इलेक्ट्रॉन से चार तरफ 4 बंध बना रखे थे। अब इसमें फास्फोरस में बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, तो 4 से तो ये बंध गया, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में क्या बच गया, फ्री, इलेक्ट्रॉन इसके पास में क्या बच गया, फ्री। तो इसमें अधिक संख्या में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होंगे, बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुसंख्यक आवेशवाहक ये क्या होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि 4 से तो 4 बंध बना लेंगे, अगर आर्सेनिक मिलाएंगे ना तब भी 4 से तो 4 बंध बना लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो अब एक ही तो मिलाएंगे नहीं, अब अपने पास में तो ये इतना सा बोर्ड, अब मतलब 1 मोल भी लिए तो उसमें थोड़ी सी भी अशुद्धि मिलाएंगे, तो 1 मोल अगर परमाणु 6 × 10⁻23 परमाणु है, अगर 1 मोल अशुद्धि भी मिला दी तो कितने हो गए, 6 × 10⁻23 परमाणु, है ना, तो 6 × 10⁻23 परमाणु हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, और इसमें पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाएगी। फिर जो पी प्रकार की जो है उसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, और त्रिसंयोजी का मतलब इसमें या तो बोरॉन या एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिलाई जाती है, ठीक है, मतलब जो 13वां वर्ग है उसकी अशुद्धि मिलाएंगे, इसमें 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाते हैं। अब इसमें बहुसंख्यक क्या होते हैं, बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होंगे, इसमें होंगे होल। होल क्या होता है, अभी मैं एक क्रिस्टल बना के आपको समझाता हूँ कि होल क्या होंगे। होल इलेक्ट्रॉन के समान आवेश वाला पार्टिकल है, लेकिन प्रकृति विपरीत होगी। प्रकृति मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, ऋणावेश, और होल पे कैसा होगा, प्रकृति विपरीत होगी, धन आवेश होगा, और इसमें द्रव्यमान नहीं होगा। ये होल की विशेषता, द्रव्यमान नहीं होगा। मतलब होल क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन के समान आवेश होगा,
विपरीत प्रकृति वाला होगा, इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋणावेश, होल पे होगा धनावेश। इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है 1.6 10 की पावर -19, ये तो आवेश होता है, तो 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम इसके बराबरी आवेश होगा, लेकिन उसका ऋणावेश और इसका धनावेश। लेकिन इलेक्ट्रॉन में जो द्रव्यमान होता है ना, वो द्रव्यमान होगा 9.1 × 10 की पावर -31 kg इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, लेकिन इसमें द्रव्यमान नहीं होगा बिल्कुल ही। ठीक है, तो दो चीज़ें इलेक्ट्रॉन की समान आवेश मात्रा में, लेकिन प्रकृति में विपरीत आवेश और द्रव्यमान नहीं होगा, ये ऐसा होता है होल। अब ये बनता कैसे है, जैसे मान लो अपने पास में वापस से एक अपन सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाता हूँ मैं यहाँ पे, उस सिलिकॉन के क्रिस्टल में अपन कौन सी अशुद्धि मिलाएंगे, वापस से एक त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे। ये अपने पास में एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के अंदर अपन क्या करेंगे, एक त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे। त्रिसंयोजी अशुद्धि का मतलब है जिसकी संयोजकता क्या हो, 3 हो। ये एक क्रिस्टल बना लिया अपन ने छोटा सा समझने के लिए। अब इस क्रिस्टल के अंदर अपन क्या करेंगे, त्रिसंयोजी मतलब बोरोन या एल्यूमिनियम में से या फिर गैलियम में से मिलाएंगे। मान लो अपने यहाँ पे क्या मिला दिया, गैलियम मिला दिया। इसमें जैसे ही गैलियम मिलाया तो सिलिकॉन में संयोजकता कितनी होती है, सिलिकॉन की 4, तो 4 परमाणु जुड़े हुए रहेंगे। गैलियम की संयोजकता कितनी होती है, या इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3, तो इसके तीनों इलेक्ट्रॉन तो 3 बंध बना लेंगे। अब एक बंध है ही नहीं, एक इलेक्ट्रॉन है कम, तो क्या एक साइड से बंध नहीं बनेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो क्या यहाँ पे बंध नहीं बने, बंध तो बनता है पर ये बंध स्थायी नहीं होता है। अब क्या होता है, ये जो बंध बनता है उसमें जो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन है ना, वो यहाँ आ जाता है और ये एक बंध बना लेगा। फिर जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा या फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो ये वाला वापस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बंध बनता है। तो यहाँ पे क्या बन गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया तो इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रहेगी, वो जो खाली जगह इलेक्ट्रॉन की उसको ही बोलते हैं रिक्ति या फिर होल। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन जितना आवेश था ऋणावेश उतना आवेश यहाँ पे रह गया। अभी तो खाली जगह, तो द्रव्यमान तो होगा ही नहीं, तो ये मैंने क्या लिखा कि द्रव्यमान नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश है उससे विपरीत प्रकृति का और समान आवेश होगा। विपरीत प्रकृति का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो तो ऋणावेश गया, तो यहाँ पे कितना, उतना ही धनावेश हो जाएगा। तो इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होंगे, होल होंगे। अब वापस से अर्धचालक को मैं बता देता हूँ। अर्धचालक क्या होता है, उसमें जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो वर्जित ऊर्जा अंतराल कम होता है, तो जो कम तापमान होता है उसके ऊपर तो किसका काम करता है, वो कुचालकों का, और जो अधिक तापमान देते हैं अपन उसको ऊष्मा देते हैं, तब वो किसका काम करेगा, चालकों का काम करेगा। ठीक है, अब जो अर्धचालक है उसको अशुद्धि के आधार पर अपने 2 भागों में बांटा। पहला तो कौन सा, N प्रकार के अर्धचालक, और दूसरा P प्रकार के अर्धचालक। N प्रकार के अर्धचालक कौन से, जिसमें पंच संयोजी अशुद्धि उपस्थित हो, तो फास्फोरस और आर्सेनिक की अशुद्धि। और जो बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, ये जो सिलिकॉन का क्रिस्टल अपने बनाया था उसमें एक सिलिकॉन को यहाँ से हटा के फास्फोरस डाला तो इसकी संयोजकता इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 4 1 2 3 4 तो बंद बना ले, 1 इलेक्ट्रॉन इसका बच गया। ऐसे एक परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो अपन ने खूब सारे के परमाणु लिए तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन बचे, तो बहुसंख्यक आवेश वाहक किसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें P प्रकार के अर्धचालक मतलब त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे। त्रिसंयोजी मतलब जिसकी संयोजकता 3 हो या उसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हो। 3 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम वाले, हमारे बोरॉन वाली पूरी फैमिली के अंदर, तो बोरॉन वाली फैमिली में ये मिला दिया। अब इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या हुए, होल। होल कैसे हुए, अपन ने सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाया उसमें एक गैलियम रखा, तो सिलिकॉन की संयोजकता कितनी थी, 4, इसकी कितनी है, इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, तो 3 तो बंद बना लिए। एक बंद यहाँ से बना, ये बंद बनाने के लिए एक बंद टूट करके वहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, तो यहाँ पे क्या बन गई, रिक्ति। ठीक है, अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद में ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पे और इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पे, इसका यहाँ पे वापस ऐसे, तो घूम करके वापस ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो ये जो बंद होगा वो आपस में कैसे क्या रहता है, ऐसे घूमता हुआ ही रहता है। और ये जो होल है, तो P प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉनों की रिक्ति। अब ये होल ऐसे घूमता हुआ रहता है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया तो होल यहाँ बन गया। अब इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ चला गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो होल यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे होल, यहाँ पे ऐसे, तो होल जो होता है वो गतिशील होगा। ठीक है, और इसके ऊपर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, लेकिन प्रकृति क्या होगी, विपरीत होगी, और इलेक्ट्रॉन की रिक्ति है तो इसके ऊपर द्रव्यमान नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, अर्धचालकों के प्रकार हो गए दोनों, और N प्रकार के अर्धचालक और P प्रकार के अर्धचालक। थैंक यू।
ये अपने सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अगले अपन पार्ट के अंदर नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक्स।